अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच बुलाने के लिए यहाँ पे। मुझे वैसे मुंबई आने के लिए बहाने चाहिए होते हैं और जब भी इस तरह के बहाने मिलते हैं तो मैं फौरन हाँ कर देता हूँ। 23 तारीख को जब रिजल्ट आए लोकसभा के, तो जिससे मुलाकात करते हैं, जिससे वो मुलाकात करते हैं, और ख़ासकर अगर वो माइनॉरिटीज़ से है और दलित कम्युनिटी से है, तो उनके दिल में खौफ है कि अब हम क्या करें। अब तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी से मोदी आ गया, पहला ही 5 साल का कम था, जब इतनी बड़ी मेजॉरिटी से आ गया और फिर कुछ दिनों में तो राज्यसभा में भी मेजॉरिटी हो जाएगी, तो हमारा क्या होगा। देखिए, आई डोंट नो कि इसमें आप लोगों की क्या राय है लोकसभा इलेक्शंस को लेकर के। मेरे ख्याल में लोकसभा इलेक्शंस पे एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर एक हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्म देखी जा सकती है उसको। अब सब लोगों ने बना लिया है, आप लोगों ने भी मान लिया है। इंडिया की जो अपोजिशन है, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही इतनी गई गुजरी और इतनी निकलनी अपोजिशन, मैंने अपनी जो जितनी मेरी जानकारी है और जब से मैंने पॉलिटिक्स कवर करना शुरू किया, 23 साल 24 साल हो गए मुझे, मैंने इतनी कमजोर अपोजिशन मैंने कभी नहीं देखी है। अब मैं बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं है। तो चूंकि आप लोगों ने भी मान लिया है, अपोजिशन तो उसने हथियार पहले ही डाल दिए हैं, तो उसूल तो ये बनता है कि मैं भी यहाँ आकर के कहूँ कि भाई जीत तो है, लोगों ने सपोर्ट किया है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा ये। भले ही मुझे भीड़ में अकेला रहना पड़े। और जब हमने जनता का रिपोर्टर लॉन्च किया था, तो तब भी हमारी आवाज़ भीड़ में अकेली आवाज़ थी। आई डोंट नो आप लोगों ने कितना क्लोजली फॉलो किया है। जब हमने 2015 में लॉन्च किया था, तो नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के क्रिटिसाइज करना एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था। मतलब लोग कहते थे नरेंद्र मोदी का नाम ले दिया, मतलब रिपोर्ट तो दूर की बात, आप ट्वीट नहीं कर सकते। बट हमारा डीएनए और हमारी जो कंडीशनिंग ये रही है, परहैप्स वो जो 13 साल जो हमने बीबीसी में काम किया और इसके अलावा भी शुरू के जो माहौल कलकत्ता के रहे, कि हमें तो ये सिखाया गया है कि ट्रूथ एट एनी कॉस्ट, बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद बन जाएगी। और बहुत मकबूल शेर भी है वो, बहुत ही, मैंने कभी उस शेर को याद नहीं किया, लेकिन वो बहुत सही है कि मैं अकेला ही चला था जान में मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता है। वो वाकई सही होता है। जिस दिन मैंने जनता का रिपोर्टर लॉन्च किया था, मेरे पास मुश्किल से 40-50 लाख रुपये अपनी सेविंग थी। 3 साथियों ने मुझे कहा था 25-25 लाख रुपया हम लोग जमा करेंगे, तुमको हम धार के तौर पर सिक्योर लोन दे देंगे। हमने कहा तुमको डायरेक्टर में बैठा देते हैं, जिस दिन हम पैसा लौटा देंगे तो डायरेक्टर से हट जाना। 1 महीने की जर्नी के बाद उन्होंने देखा कि हमारा दाव भाव तो कुछ और ही है, हमको कुछ और ही करना है, और सारे बिजनेसमैन थे वो डर गए। तो उन्होंने 6-6 लाख रुपये देकर के हाथ वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब हमारे लिए बड़ा मुश्किल था कि जिस प्लानिंग के तहत हमने लॉन्च किया था, अब वो विदिन अ मंथ हमें लग रहा था कि अब ये क्रैश डाउन हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो 2 ही ऑप्शन था, मतलब कि या तो हम सरकार के यहाँ बिना मिलाने लगे और हम भी नवाजे जाते। क्योंकि एक चीज़ है, आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जितनी क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन एक चीज़ के लिए उनकी तारीफ आपको करनी होगी कि जो लोग उनकी तारीफ करते हैं उनको नवाजने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये बिल्कुल कांग्रेस के अलग है या दूसरी पार्टियों के अलग है। ये जायज तरीके से भी जहाँ पे आपको सपोर्ट करना होगा ये नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं। मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूँ और ये यूनिटी करती है। जब हम अभी जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि स्कोप ऑफ सोशल एक्टिविज्म, देखिए स्कोप ऑफ सोशल एक्टिविज्म तभी सक्सेसफुल होगी जब आप में यूनिटी होगी। आप जितनी भी एक्टिविज्म कर लें, अगर आप यूनिफाई नहीं कर पा रहे हैं पॉपुलेशन को, तो एक्टिविज्म आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी, मान लीजिए। तो यूनिटी बहुत जरूरी है ना। ये यूनिटी जो है, ये बीजेपी और आरएसएस के इकोसिस्टम में पिछले 5 साल में दिखाई दी है। जो यूनिटी है वो आप में नहीं है। आप में से बहुत सारे मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, और अक्सर कहा जाता है कि मुसलमानों में बड़ी यूनिटी होती है। अभी तो उम्मा का कॉन्सेप्ट भी मुसलमानों में आया है, जमात का कॉन्सेप्ट मुसलमानों में आया है। कहा गया कि अकेले नमाज से अच्छा है जमात में नमाज पढ़ो। तो जो कॉन्सेप्ट आया तो होना तो ये चाहिए था कि आप लोगों में यूनिटी होनी चाहिए थी। माफ कीजिए, ब्रेकिंग न्यूज है, आप लोगों में नहीं है यूनिटी। किसमें है?
बीजेपी और आरएसएस में इन्हें यूनिटी। मैं जो एग्जांपल देता हूँ, मैंने 5-4 साल तक बीजेपी और मोदी को क्रिटिसाइज किया, नॉट बिकॉज आई हेट हिम, उसने मेरी जमीन हड़प ली थी या पैसा मार दिया था, नहीं, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट मेरी जिम्मेदारी थी कि टू होल्ड द पावर टू अकाउंट एट एनी कॉस्ट। सरकार की कमियों को सामने लाना यही जर्नलिज्म है, इसके अलावा और कुछ नहीं है जर्नलिज्म। इसके अलावा आप कह लीजिए गुड न्यूज है, कोई ऑटो वाले का बच्चा आईएएस बन गया, वो भी आपने उसको दिखा दिया कि ये भी अच्छी मोटिवेट करता है लोगों को। लेकिन असल जर्नलिज्म ये है कि आप स्पोक्स पर्सन होते हैं उन लोगों के जिनके पास आवाज नहीं होती, आप उनकी आवाज बनते हैं। अब ये अलग बात है कि 5 साल में वो किसी और की आवाज हो गया, उस पर भी मैं कोशिश करूंगा कि बात करने की। तो हमारा तो ये है कि हम जर्नलिज्म में आए ही इसलिए थे कि वो सरकार को कटघरे में लाने को तैयार ही नहीं था। 1 साल गुजर गया था, 2014 में सरकार आई थी, हम 2015 में हमने लॉन्च किया था। हमें देखा कि या तो हम वापस चले जाएंगे और जिंदगी मजे की गुजारे वहां पे, और न कोई सेफ्टी का इशू है, न किसी चीज की, न बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, न हेल्थ के लिए पैसे देने पड़ेंगे, दोनों ही बेस्ट इन द वर्ल्ड अवेलेबल है वहां, हाई क्वालिटी। लेकिन जब लोगों ने कहा कि नहीं सब अगर भाग जाएंगे तो इस गंदगी को साफ कौन करेगा, तो हुआ ये कि मैं गया हुआ था आईआईटी रूड़की में टेनिस टॉप देने के लिए। तो उसके बाद जब मैंने कहा कि अब हम लोग जा रहे हैं, तो लोगों ने कहा, वहां जो स्टूडेंट्स उन्होंने कहा कि सब चले जाएंगे तो गंदगी कौन साफ करेगा। हमें पता था कि चैनल लॉन्च करने के लिए कितने पैसे की जरूरत होती है, वो कोई मेरे ऊपर नहीं लगा था। तो मैंने कहा कि मैं है नहीं इतने पैसे लगाने के लिए। तो उन्होंने फिर मुझे परसुएट किया कि नहीं आप वेबसाइट तो कम से कम लॉन्च करें। तो ये वेबसाइट लॉन्च हुआ। तो जब वेबसाइट लॉन्च हुआ तो हमारा सबसे पहला ये था कि हम वो चीजें करेंगे और उन पॉलिसियों को क्रिटिसाइज करेंगे जिनको क्रिटिसिज्म की जरूरत है और लोग नहीं कर रहे हैं, हमारी बिरादरी के लोग नहीं कर रहे हैं। हमने वो करना शुरू किया एट एनी कॉस्ट। और उसी जमन में फिर वो जो बड़ी बड़ी चीजें होती चली गई, हमने कभी प्लान नहीं किया था। हमने सीरीज चलाई कि इनकी जो 23 स्कीम्स थी, हमने सबसे पहले रिपोर्ट किया मोदी की 23 स्कीम्स वो थी जो यूपीए की स्कीम थी, न सिर्फ इन्होंने रीनेम किया था बल्कि उसकी परफॉर्मेंस यूपीए के जमाने से कई हद तक बुरी थी। तो इसको हमने हाईलाइट किया, फिर दूसरी वेबसाइट ने उसको रिप्रोड्यूस किया, फिर वायर आया, स्क्रोल वाले थे उनमें भी हिम्मत आई, फिर क्विक वाले भी थोड़ी सी हिम्मत आई, लोगों ने फिर नाम दे दे करके सिर्फ जितने भी जो डिजिटल में जो रेवोल्यूशन आया जो सरकारों को कटघरे में लाने का, वो वहां से शुरू हुआ। तो हमने वहां से इन लोगों को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। तो जिस यूनिटी की मैं बात कर रहा हूं कि 4 साल तक हमने क्रिटिसाइज किया और ट्विटर पे वो मुश्किल, अगर मैं मुझे याद है कि जब हमने रफाइल की स्टोरी ब्रेक की थी तो मैक्सिमम 2 या 3 हजार रीट्वीट हुए होंगे रफाइल की स्टोरी पे। होना तो ये चाहिए था कि पूरी जनता जो बेजार थी सरकार से, जो ट्विटर पे या फेसबुक पे एग्जिस्ट करती थी, तगड़े से शेयर मारना चाहिए था, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट केस था। हमने सीरीज चलाई थी उस पर, उसी पे चौकीदार जो है नारा रखकर कांग्रेस वालों ने उठा दिया, लेकिन वो हुआ नहीं। फास्ट फॉरवर्ड 4 साल के बाद मसूद अजहर को यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। पर्सनली आई थॉट, मुझे लगा, मुझे किसी को खुश करना नहीं था, मैं मेरी फितरत में मुझे लगा कि ऐसे वक्त में कि जब चाइना बिल्कुल खिलाफ था इंडिया के और पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा हुआ था और किसी भी हद तक वो जाने को तैयार था ताकि मसूद अजहर को टेररिस्ट डिक्लेयर न हो, ऐसे वक्त में चाइना इंडिया के साथ आ जाए और कहे कि नहीं मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहिए, वो भी इलेक्शन के बिल्कुल कुछ दिन पहले या इलेक्शन के दौरान ही। तो मैंने ये लिखा कि मैंने मोदी को बहुत क्रिटिसाइज किया है, लेकिन यहाँ पे आई एम नॉट गोना बीट अराउंड द बुश, दिस इज अ डिप्लोमैटिक विन फॉर मोदी और इसका फायदा इसको इलेक्शन में होगा। ये मैंने सिर्फ एक ट्वीट किया जो मैं अक्सर करता हूँ। आप यकीन मानेंगे कि मेरी 4 साल की जो ट्विटर की हिस्ट्री है उसमें सबसे ज्यादा रीट्वीट मुझे इस ट्वीट पे है, 10,000। किसने किया? लिबरल ने किया, दलितों ने किया, मुसलमानों ने किया? नहीं, संघियों ने उठा लिया। ये देखो, इस आवाज को जानी चाहिए कि अब तो मोदी का क्रिटिक भी मोदी की तारीफ कर रहा है, ये आवाज पहुंचनी चाहिए। तो मैं जो बात कर रहा हूं, जो एग्जाम्पल देने के पीछे ये है कि यूनिटी नहीं है और खासकर मुसलमानों में। और मैं एग्जाम्पल दूंगा, देखिए
अच्छी अच्छी बातें कहने के लिए अगर आपने बुलाया तो मैं नहीं कहूँगा। जो डॉक्टर जो होता है वो मर्ज की तशखीस का करना लाजमी होता है वो। और मैं जो आपको आपकी कमियां और हमारी कमियां जिसमें मैं भी शामिल हूँ गिना रहा हूँ, तो वो एक कंस्ट्रक्टिव पर्पज के लिए गिना रहा हूँ कि ताकि आप लोगों में वो सलाहियत मौजूद है, आप लोग जो मुझ में नहीं है, आप लोग कम्युनिटी के लीडर हैं, आप लोग कम्युनिटी के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, आप लोगों को ही मिलकर तब्दीली लानी होगी। हम तो सिर्फ अपने एज ए जर्नलिस्ट हम जहां तक लाएंगे, लेकिन ग्राउंड वर्क पे आप लोगों की जितनी सुनी जाएगी हमारी नहीं सुनी जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग जानें ये चीज। यूनिटी इसलिए नहीं है कि आप देखिए कि ऊना में एक इंसिडेंट हुआ था, याद है आप लोगों को? 4 दलितों को सरेआम फ्लॉक किया गया था गुजरात के ऊना में, याद है? कितने लोगों को याद है? 4, जिनको नहीं पता है, 4 दलितों को नंगे करके फ्लॉक किया गया था, चाबुक से मारा गया था, तस्वीर वीडियो वायरल हो गया था। उसके बाद दलितों ने ऑल इंडिया बंद किया था, उसी बंद में चंद्रशेखर आजाद वगैरह जो तमाम लीडर थे, इनको अरेस्ट कर दिया गया था। उसके बाद जब दलितों में बेदारी का ये आलम था कि उन्होंने अपना मीडिया नेटवर्क उन्होंने लॉन्च किया। फाइट तो वहां से लड़ी जाएगी, क्योंकि और किसी पे तो हम भरोसा कर नहीं सकते, कोई हमारी आवाज नहीं उठाएगा। अब कैसे आवाज उठाएगा? आप देखिए कि पिछले 4 दिनों में 60 बच्चे हमारी आपकी सोसाइटी के, आज 66 हो गया है, 66 बच्चे हमारी आपकी सोसाइटी के, पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तान के भी 66 बच्चे मरते तो हमें दुख होना चाहिए था। आपके अपने मुल्क के 66 बच्चे, मुजफ्फरपुर मेरा आबाई शहर है, वहां के 66 बच्चे इंसेफ्लाइटिस के शिकार होकर के पिछले 4 दिनों में मारे गए। आपने कभी डिबेट देखा पिछले 4 दिनों में किसी चैनल पे? 13 हमारे, हम नेशनलिस्ट बनते हैं ना, हमें कहा जाता है तुम नेशनलिस्ट नहीं हो, हम नेशनलिस्ट हैं, ठीक है? तो हमने ये रखा है हुकुल वतनी का, तो चलिए हुकुल वतनी की बात करते हैं। 13 हमारे फौजी AN-32 ट्रांसपोर्ट प्लेन जोरहाट से निकली, चाइना बॉर्डर पे अरुणाचल प्रदेश में गायब हो जाती है। 1 हफ्ते तक उसका कोई पता नहीं होता है। ये उस मुल्क की बात है जिस मुल्क का वज़ीर आज़म कहता है कि हमने तो डंका बजा दिया है पूरी दुनिया में, अब तो वो इंडिया रहा ही नहीं। ये उस मुल्क की बात है कि ये अलग बात है कि चेन्नई में भी इसके पहले पिछले साल 29 उसी प्लेस से 29 फौजी गायब हो गए थे, जिसका आज तक पता नहीं चला। ये 13 अभी हुए हैं 2 हफ्ता पहले, 2 हफ्ते लग गए। इंडियन एयरफोर्स को अवार्ड अनाउंस करना पड़ा कि जो मलबे की मालूम इंफॉर्मेशन हमें देगा उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। आपने कहीं डिबेट होते हुए देखा है? किसी को किसी भी चैनल पे XYZ किसी भी चैनल पे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, किसी पे भी आपने देखा कि कोई सवाल कर रहा हो कि भाई किस तरह का आप सुपर पावर है कि आपके 13 लोग अपने ही मुल्क में गायब हो जाते हैं और आप लोग और किस तरह का प्लेन आप यूज करते हैं? क्या फेलियर रहा हमारा कि बार बार AN-32 गायब हो रहा है हमारा। और हमारे जो एक फौजी को ट्रेन करने में, चूंकि मैं खुद भी NCC मिस कैडेट हूँ और SSB शॉर्ट लिस्टेड था, मैं जर्नलिस्ट नहीं होता तो पहले आर्मी में होता, तो मुझे पता है कि एक फौजी को ट्रेन करने में कितनी रिसोर्सेज, कितने सालों की मेहनत जाती है। आपके ऐसे गायब हो रहे हैं और क्यों चला नहीं किसी चैनल पे? हाँ, चैनल पे जिक्र हो रहा है। एक पेशेंट एक जूनियर डॉक्टर को मारता है बंगाल में, चैनल पे आग लगी हुई है पिछले 1 हफ्ते से। इंडिया का सबसे बड़ा मसला है। और मैंने जो पॉलिटिकल थ्रिलर की बात की इंडिया इलेक्शंस को लेकर के, वो उसी की कड़ी है कि कैसे कोऑर्डिनेट किया जा रहा है कि चूंकि ये एक पेशेंट ने एक डॉक्टर को, किसी चीफ मिनिस्टर ने जाकर के नहीं मारी थी, एक पेशेंट ने मारी थी, जूनियर डॉक्टर को थप्पड़ लगाया था, उसकी वजह से पूरा बंगाल आज सुलझ रहा है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, आज ही एक एम्स, जो दिल्ली का एम्स है, उन्होंने धमकी दी है कि 17 तारीख को हम स्ट्राइक करेंगे। सिर्फ एक पेशेंट ने एक डॉक्टर को मारा है, एक और डॉक्टर की पिटाई हुई थी, एक नहीं 3 डॉक्टर की इसी महीने में पिटाई हुई थी 3 तारीख को। पता है कहाँ पिटाई हुई थी? कर्नाटका में। पता है किसने पीटा था? एक शख्स होते हैं आनंद कुमार हेगड़े, पहले यूनियन मिनिस्टर थे, अपने जहर उगलने के लिए मशहूर हैं, MP हैं। उनका वीडियो अभी भी वायरल हुआ है। मैं ये सोचा था कि कहीं पे पासिंग रेफरेंस के तौर पे ही ना, जब हम जर्नलिज्म करते हैं तो कहते हैं कि इस तरह के वाकयात और भी होते तो उसमें इनका जिक्र आ जाएगा, कहीं पे कोई जिक्र नहीं आया। एक मिनिस्टर किसने मारा? एक को नहीं, 3 डॉक्टर की पिटाई करता है, वीडियो पे मौजूद है। आप गूगल मारिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। आनंद कुमार हेगड़े
बीजिंग डॉक्टर, अभी देखिएगा भी वायरल हो रहा है, कल इंडिया टुडे ने भी चलाया था ट्विटर पे, उसमें कोई सवाल नहीं करता। और किस लिए मारा था? क्योंकि उसको ये लगा कि डॉक्टरों ने, चूंकि ये एमपी हैं और महामहिम एमपी हैं और काबिल एहतराम हैं, इनकी माँ का सही से ख्याल नहीं रखा, डॉक्टर की पिटाई हो गई। एक डॉक्टर सामने नहीं आता है ये कहने के लिए कि भाई ये जो हुआ हम इनके साथ खड़े हुए हैं, ये गलत किया है, हम काम में नहीं जाएंगे। छोड़िए दूसरे स्टेट की तो दूर की बात, खुद उनके हॉस्पिटल के डॉक्टर वाले स्ट्राइक पे नहीं गए। 2017 में कॉल हुआ, एक होते थे पीआरडी कॉलेज मेडिकल हॉस्पिटल है गोरखपुर के, उसके प्रिंसिपल हैं डॉक्टर आर.के. मिश्रा, उनकी वाइफ है डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला, और एक और हीरो बनकर उभरे थे जिसमें एक महीने में 400 बच्चे की जान चली गई थी, डॉक्टर कपिल खान। इन तीनों को एक साल तकरीबन, डॉक्टर कपिल को 8 महीने और डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला और आर.के. मिश्रा जो उनके हस्बैंड थे 1 साल जेल में रखा गया फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, कोई कसूर नहीं था उनका। क्योंकि सरकार के जो लोग क्राइम में मुलव्विस थे वो ना फंस जाएं, इनको जेल में डाल दिया। आपने कभी सुना कि कोई डॉक्टर स्ट्राइक पे गया था? आज तक नहीं गया। तो ये सब वो किस एजेंडे से हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। ये जो मशीनरी है ये एक लेवल पे काम नहीं करती। इलेक्शन कमीशन, मैं क्या बात हूँ, इलेक्शन कमीशन को मैं केस करने वाला था, लोगों ने मना कर दिया कि अब तो मामला ही खत्म हो गया, लोगों ने मान लिया रिजल्ट को, अब तुम क्या केस करने जा रहे हो। इलेक्शन कमीशन आपके मुंबई का एक आरटीआई एक्टिविस्ट है मनोरंजन रॉय, बहुत नोन आरटीआई एक्टिविस्ट है, हमने पिछले साल उससे बात की थी और वो हाईकोर्ट भी चला गया। उसने हमें ये बताया था कि उसने ईवीएम की 2 मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। कितनी कंपनी है? 2, एक है ECIL हैदराबाद की, एक है BEL बैंगलोर की, यही 2 कंपनी ईवीएम बनाती है। उसने आरटीआई रिक्वेस्ट दिया इन 2 कंपनियों को अलग अलग कि भाई आपने 2005 से लेकर अब तक जब से ईवीएम शुरू हुआ कितनी मशीनें बनाई हैं? उन्होंने कहा X नंबर। फिर वो ICIL के पास गया, ये नहीं बताया कि एक को कि दूसरे के पास भी हम जा रहे हैं, उसके पास गया, उसने कहा हमने ये बनाया, उसने कहा वेरी गुड। अब उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन को आरटीआई डालता है, बेहतर बताया हुए कि हम आपके मैन्युफैक्चरर से रिस्पॉन्स दे चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा ये नंबर है। पता ये चला कि जो नंबर ECIL और BEL ने दिए थे उनको टोटल कीजिए तो वो 40 लाख के आसपास आ रहे थे, और जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने तो सिर्फ 20 लाख है, हमने तो सिर्फ 20 लाख ही बनवाए, तो बाकी 20 लाख गया कहाँ? ना 2 ही चीजें हो सकती है, या तो ये शख्स फिर ये कर रहा है आरटीआई रिप्लाई को, तो अंडर इंडियन लॉ आरटीआई रिप्लाई को फेक करना एक क्राइम है, और जो उसको रिपोर्ट कर रहा है वो तो उसके साथ और भी क्राइम में मुलव्विस है। तो ये हमने पिछले साल स्टोरी की थी, फ्रंट लाइन जो हिंदू ग्रुप की मैगजीन है उन्होंने इस मरतबा पिछले महीने में एक कवर स्टोरी के तौर पर इसको निकाला कि मिसिंग केस ऑफ 20 लाख EVM। तो मुझे लगा इस स्टोरी तो हमने पहले की थी, तो हमने एक वीडियो ब्लॉग बना करके डाल दिया इलेक्शन के जमाने में। आप यकीन मानिए दूसरे दिन ट्विटर का मुझे ईमेल आता है कि सॉरी ये वीडियो हमें हटाना पड़ रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने हमें नोटिस भेजा है कि इस वीडियो को यहाँ से हटाना चाहिए। मैंने ट्विटर को लिखा और इस पर स्टोरी भी हमने की, रिपोर्ट भी चलाई कि अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि हमने गलत चलाई है तो इलेक्शन कमीशन को तो उसूलन हमारे खिलाफ केस करना चाहिए था और मुझे जेल भेजना चाहिए। ये फ्रॉड कर रहा हूँ कि मतलब मैं इलेक्शन के जमाने में इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि 20 लाख EVM गायब है और इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रही है मेरे खिलाफ। और जो बंदा सबसे पहले जिसने इल्जाम लगाया था वो हाईकोर्ट में क्या हुआ है, मुंबई हाईकोर्ट में, और इलेक्शन कमीशन भाग रही है जवाब देने से। और ये वाहिद इशू नहीं है इलेक्शन कमीशन का जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन के किरदार पर बहुत बड़ा सवाल का निशान खड़ा होता है। इस्माइल कुरैशी साहब हैं, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो आपको बताएंगे और उन्होंने शेयर भी किया था, अच्छे दोस्त भी हैं, वो आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन के रूल के मुताबिक जब पोलिंग होती है तो 2 तरह की मशीनें होती है। एक मशीनें वो होती हैं जो यूज होती हैं, एक मशीनें जो होती हैं जो यूज नहीं होती है, बैकअप के तौर पर आप दे करके जाते हैं। इलेक्शन कमीशन का रूल ये कहता है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद यूज और अनयूज दोनों मशीनें एक साथ स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाई जाएंगी। और कैसे ले जाई जाएंगी? आर्म फोर्सेस की निगरानी में। मैं ऐसे 5 वाकयात आपको गिनाऊंगा जिसको हमने रिपोर्ट किया है जब ऐसा नहीं हुआ। स्ट्रॉन्ग रूम से मशीनें निकाली जा रही हैं,
संभल के एक स्ट्रॉन्ग रूम का सील टूट गया, जिसका रिकॉर्ड है ना, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ और कैमरा के सामने में, और रिपोर्ट हो चुकी है। और इलेक्शन कमीशन का हमने रिएक्शन दिया। इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, जब संभल में हमने कहा कि एक बार जब मशीनें चली गई वहां पे तो सील कैसे टूटेगा, काउंटिंग तो बहुत दिन बाकी है। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब उसने तोता ढूंढ दिया था, उसको बनाने के लिए हमें सील तोड़ना पड़ा। ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप गूगल मारिए, गूगल में कीजिएगा, सब मिल जाएगा। आज के दिन में सबसे अच्छी बात यह है कि कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। हम गूगल एज में रहते हैं और यही वजह है कि मोदी अक्सर और शाह अक्सर पकड़े जाते थे, क्योंकि वो कुछ बोलते थे, लोग गूगल मारते थे, कहते थे बोलना ही नहीं। तो कि आप भी ये कर सकते हैं, बता सकते। ये रिपोर्टेड है। अमेठी में कांग्रेसियों ने पकड़ लिया वहां पे कि मशीनें निकाली जा रही है, कहा गया कि ये एक्सेस मशीन के कहीं और लेकर के जाए जा रही है, जो रूल के खिलाफ है। एक बार मशीनें अंदर चली गई, यू कैन नॉट टच दैट मशीन। एक है डुमरियागंज यूपी में, वहां पे भी यही वाकया हुआ। झांसी में ये हुआ कि इलेक्शन के दिन पहले तो जो यूज मशीन थी वो तो आ गई, 24 घंटे के बाद कुछ और मशीनें वहां पे देखा गया कि वो लाई जा रही है। जब इसका हंगामा हुआ तो इलेक्शन जो लोकल एजेंट थे और जो डीएम थे उन्होंने कहा कि जनाब ये वो थी जो अनयूज थी। तब इस्माइल कुरैशी ने वो रूल बुक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि नहीं ये गलत है, क्योंकि अगर अनयूज थी तो उसको भी उसी वक्त और निगरानी में लाया जाना चाहिए था, और निगरानी थी नहीं वहां पे। तो ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, और दो बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से आपको लगेगा कि क्यों इलेक्शन कमीशन पे सवाल होना चाहिए। दुनिया में मैं तकरीबन आधी दुनिया घूम चुका हूँ, और उसमें से जो बेस्ट डेमोक्रेसी है यूके, वहां पे मैं 13 साल रह चुका हूँ। मैंने यूके का भी इलेक्शन कवर किया है, तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, और केन्या एक कंट्री है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है अफ्रीका का, वहां का भी कवर किया। कहीं ये नजीर नहीं मिलेगी। इलेक्शन तो आज होगा, काउंटिंग 45 दिन के बाद होगी। आप बता दीजिए, कहीं पर आप मुझसे ज्यादा आप लोगों को तजर्बा नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को बताइए, कहीं पर आपने पढ़ा होगा, कहीं पर देखा होगा। ये इंडिया में अच्छा दो ही सूत्र नहीं हो सकता है ये, या तो आपके पास रिसोर्सेज वही है, कम रिसोर्सेज में काफी खाना जंगी सिविल वॉर चला हुआ है, आपके पास है ही नहीं कि आप कर सकते हैं, तो माना जा सकता है कि अब स्टेजेस में हम कर रहे हैं, वो भी नहीं हुआ है, और रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है हमारे पास। आप बताइए कि यूपी में, मैं यूपी में रहता हूँ नोएडा में, और बिहार मेरा घर है, और कलकत्ते में मेरी परवरिश हुई है, वाइफ मेरी गोवा की है, उनके बैकग्राउंड आए केरला और कर्नाटका के। तो इंडिया को मैं ठीक ठाक समझता हूँ। यूपी और बिहार में लास्ट कब आप लोगों ने सुना था कि वहां सिविल वॉर हो रहा हो या माओवादिस्ट वहां पे उड़ाए जा रहे हैं? सुना आपने? 7 स्टेजेस में इलेक्शन हुआ है वहां पे। ये वो कंट्री है जो चाइना के बाद, चाइना के इसलिए मैं एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ तो चाइना डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में इंडिया वही कंट्री है जहां ह्यूमन रिसोर्सेज का अंबार है, और ये वही कंट्री है जहां अनएम्प्लॉयमेंट 45 ईयर्स हाई पे है। जनाब आपको अगर एक दिन में इलेक्शन कराने के लिए अगर ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत थी तो 1 लाख की जगह पे 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट लगा देते, एक दिन में आप करा देते। दुनिया का दस्तूर है। मैं यूके का एग्जाम्पल देता हूँ। 7 बजे सुबह में इलेक्शन होगा, शुरू होगा, 7 बजे शाम में इलेक्शन खत्म, पेटियां लेकर के जाई जाएंगी, 10 बजे से काउंटिंग शुरू, रात भर काउंटिंग, सुबह होते होते सरकार बन गई। ना आपके जहन में डाउट है कि आप कंजर्वेटिव के हों, आप लेबर के हों, आप ब्रेक्सिट के हों, सब कुछ कितना। 2017 में जब यूपी में इलेक्शन हुआ, मैं तकरीबन 3000 किलोमीटर सफर करके आया था। मुझे ये मैंने कहीं मतलब कल यहाँ तक के जो एग्जिट पोल के दिन मैं फेसबुक लाइव कर रहा था, तो चाणक्य एक एजेंसी है, पोस्टल एजेंसी है, तो किसी ने फेसबुक पे मुझे बताया कि सर ये चाणक्य का एक एग्जिट पोल आ गया, उसने तो 325 सीट दे दी है। तो मैंने कहा मैं इस पर कॉमेंट नहीं करूंगा क्योंकि फ्रेंड है वो, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ये मैं बता रहा हूँ फरवरी 2017 की बात। मैंने कहा था कि अब इंडिया अगर ये 325 का आंकड़ा सही होता है तो इंडिया को 2 चीजें, इंडियन ऑपोजिशन पार्टीज को 2 चीजें तो फौरी तौर पर करनी चाहिए। एक तो ये कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किस तरह के हों कि 1 डे काउंटिंग, मतलब 1 डे वोटिंग एंड यूजिंग बैलेट पेपर एंड द काउंटिंग ऑन द सेम डे एज वोटिंग। मैंने ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे आप देख लीजिएगा, जनता का रिपोर्टर पे मौजूद है। मैंने कहा था कि ये 2 चीज अगर आप नहीं करेंगे तो आई यूज द टर्म कि देन यू शुड किस गुड बाय द आइडिया ऑफ डिथ्रोनिंग मोदी एंड शाह। बिकॉज ये वो लोग मोदी और शाह को लाइटली लेंगे जो वो जानते नहीं है इनको।
मैंने इनको 2002 गुजरात राइट के जमाने से इनको कवर किया जब मैं बीबीसी में था। ये दूसरी लेवल के हैं ये। आपकी सोच जहां पे खत्म होती है, कांग्रेस की सोच जहां पे खत्म होती है, वहां उसकी सोच शुरू होती है। ये बहुत दूसरे किस्म के हैं। आप देखें कि बहुत सारे पोल वायलेशन के इंसिडेंट आए इलेक्शन के जमाने में, पनिशमेंट भी हुआ, किसी को 2 दिन पे बैन लगा, आजम खान को 2 दिन का बैन लगा, नवजोत सिंह सिद्धू का 3 दिन का बैन लगा, योगी आदित्यनाथ को 48 घंटे का बैन लगा। 7 वायलेशन के केस आए थे नंदी के। कितने लगे थे बैन? सबसे पहले आपको पता है कहां पे वायलेशन हुआ था? आप ही के स्टेट में हुआ था, वारदा में। और मैंने हाईलाइट इसको किया था, लोग तो मैंने कहा ये तो प्रमोट करता है ये शख्स हिंदुओं को, और गलत बयानी करके प्रमोट करता है। ये कह रहा है कि वायनाड में तो मेजोरिटी माइनॉरिटी में है, विच इज नॉट ट्रू। वायनाड में हिंदूज आर 49%, मुस्लिम्स आर एंड क्रिश्चियंस को मिला दीजिए, सबको मिला दीजिए, तब जाकर 48% होते हैं। तो मेजोरिटी कैसे माइनॉरिटी में हो गया? और सबसे बड़ी बात, उसको हटा दीजिए, गलत बयानी को हटा दे, द फैक्ट के यू आर प्रोवोकिंग। आप वोट मांग रहे हैं रिलीजन का हवाला लेकर के, जो कि इलेक्शन गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी है, उसका वायलेशन है। इन्होंने क्लीन चिट दे दी। उसके अलावा फिर और भी महाराष्ट्र में 1-2 जगह और भी उन्होंने किया, क्लीन चिट दे दिया। इन पे इल्जाम लगा कि इन्होंने अपने पीएमओ के जरिए जो लोकल ऑफिशियल्स को यूज करके अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए यूज किया, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई होना पड़ा था, सेम इल्जाम की वजह से। नहीं हुआ, क्लीन चिट मिला। ये हम आप नहीं कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन 3 कमिश्नर होते हैं, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इक्वल रैंक के होते हैं, उसमें से एक सीईसी होता है, अशोक लवासा साहब एक होते हैं। वो इतने डिसएग्री थे खुद इलेक्शन कमीशन के फैसले से कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जब भी मीटिंग होती थी पोल कोड वायलेशन की, उन्होंने जाना छोड़ दिया। मतलब जब यही भेदभाव करनी है, यही बदमाशी करनी है तो कर लो, वरना अगर जो डिसेंटिंग वॉइस अगर कोई डिसएग्री कर रहा है तुमसे, तो उसको रिकॉर्ड में तो डालो। हम रिकॉर्ड में भी नहीं डालेंगे। 3 कमिश्नर के पीछे यही वजह थी कि पहले एक कमिश्नर होता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अपनी मनमानी करता था। 3 के लाने के पीछे ये थी कि मनमानी रुक जाए उससे। इस मरतबा इन्होंने उस लेवल पे लेकर के गया, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि बॉलीवुड थ्रिलर होगा, कि हद कर रही हूँ। उनको क्यों हद की? उनको पता था कि ऑपोजिशन निकम्मी और जनता तो वैसे ही सोएगी। जो जनता 250 लोगों की मौत के बाद भी, डिमॉनिटाइजेशन के बाद भी 325 सीट देती है यूपी में, जनता को ये भाग चुके थे 2 साल पहले। जीएसटी की वजह से पता नहीं आप लोगों में से कितने बिजनेसमैन, मैं छोटा मोटा बिजनेस चला रहा हूँ, जनता का रिपोर्टर, बहुत ही एंटरप्रेन्योर, मैं दबाव हो चुका हूँ जीएसटी की वजह से। इतनी कंप्लायंस, इतनी फॉर्मेलिटी, जितना इनकम नहीं है उससे ज्यादा मुझे सीए को देना पड़ता है। और अगर 1-2 महीना अगर आप मिस कर जाए तो इतनी पेनल्टी है उसकी। ये तो मेरी बात है। सोचिए कि जो पूरा जिंदा पूरा बिजनेस चलता हो और बड़े बड़े नंबर ऑफ स्टाफ, उनका क्या हाल होगा। इसके बावजूद गुजरात जीत गया। जो सूरत में लोग कहते थे कि इन्होंने हमारी तबाह कर दी, वो जाकर के वोट देकर के आ गए। तो ये जनता को पहचान चुके। ऑपोजिशन तो आपकी है ही गई, जनता को भी जान चुके। आप मुझे बताइए ना कि लास्ट इंडिया को 47 में आज़ादी मिली, आज 2019 है, पिछले 70-75 साल की हिस्ट्री में आप बता दीजिए कि इंडिया में कितनी रेवोल्यूशन हुआ है। ये 3-4 आपको मिलेंगे। ये दिखाता है कि ये कौम कितनी बेदार है, कितनी जागरूक है, कितनी अवेयर है। ये दिखाता है। दिस वेरी वेरी सीरियस थिंग। कंपेयर कीजिए यूके से, 6 करोड़ की आबादी है। 2003 में यूके चला जाता है, इराक पर अटैक करता है, कोई लेना देना नहीं। इराक पर अटैक करता है, उससे हमें क्या लेना देना? सिर्फ इंसानियत का तकाजा था कि 1 मिलियन लोग ट्रफालगर स्क्वायर में जमा हो गए थे रातों रात, ये कहने के लिए कि जो कह रहा है लगा थे इसके हाथ पे खून है, तो निकल के हाथ पे खून है। ये होती है। हम ये नहीं कह सकते, खासकर मैं दूसरों की बात तो नहीं, अपनी जो मुसलमान कम्युनिटी से ये बात करूंगा कि आप बार बार दूसरों को जो ब्लेम करते हैं, कभी अपने इनवर्ड लुकिंग कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। अब आप अपने आप को वो नहीं कह सकते कि 1992 का भी जमाना मैंने देखा है। 1992 में जो बाबरी मस्जिद शहीद की थी, हम लोग कलकत्ते में थे, इनडिस्क्रिमिनेटली जितनी मुस्लिम फैमिली, कैलकाटा की बात कर रहा हूँ मैं, जितनी मुस्लिम फैमिली, जितने जवान लड़के थे, सबको अरेस्ट कर लिया गया। मेरे भाई का खून, और 23-24 दिन तक जेल में।
उस जमाने में हमें ये पता था कि हमें एजुकेशन नहीं है, हमें उतनी इस्तात नहीं है, पैसे नहीं है, मीडिया में भी हमारे ज्यादा लोग नहीं देखा दुखा सही अपनी देश या कुछ होकर के कोई नुमाइंदगी नहीं। अब तो वो भी नहीं। आप लोग खुद आप लोगों ने देखा, आप लोग बताइए कि क्या प्रोग्रेशन हुआ है आपकी सोसाइटी में, आपकी कम्युनिटी में। अब भी अगर आप खामोश रहेंगे तो देन यू कांट ब्लेम मोदी एंड शाह। और मैं खामोशी में क्या बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि जाकर के सड़कों पे जाकर के आप वावेला मचाइए, नहीं। आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जैसे मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मैं जो करता हूँ एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाता हूँ ज्यादा, मतलब क्योंकि मेरे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत सारी आवाजें उठनी चाहिए थी, बहुत सारे लोगों की आवाज बननी चाहिए थी, नहीं बन पाता हूँ। लेकिन उसकी मजबूरियां हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। आप लोगों के पास जो आप कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोग बहुत फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े होंगे। मुझे अपनी कम्युनिटी से ये शिकायत है कि आपका फोकस रिलीजियस तो रहता है, सोशल नहीं रहता है। आप ये तो कहते हैं कि एक मुसलमान का अगर हमला हो रहा है तो आपको ये उम्मीद तो रहती है कि दूसरे लोग आपकी आवाज उठाएं, लेकिन एक दलित पे हमला हो रहा है तो आप लीड नहीं लेंगे आवाज उठाने के लिए। एक हिंदू का अगर हो रहा हो तो आप लीड नहीं लेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जब तक अपने आप को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाएंगे, जब आप अपनी क़यादत, अपनी लीडरशिप खुद नहीं बनेंगे। ये भूल जाइए कि कांग्रेस आपके बारे में सोचेगा, समाजवादी पार्टी सोचेगी, कोई। देखिए, बहुत ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, जितना इन पार्टियों को मैं जानता हूँ आप में से कोई नहीं जानता हूँ। जितना करीब से मैंने इनके टॉप लीडर्स को देखा और जितने करीब मेरे रवाबी ताल्लुकात रहे हैं, आप में से किसी के नहीं है। और मैं आपको ये बात कह दूं, ये अनदर ब्रेकिंग न्यूज है कि इनमें से किसी को आपकी परवाह नहीं है। बल्कि आपको स्केपगोट बनाने में ये सबसे पहले होंगे। दिल्ली का इलेक्शन रिजल्ट अभी आया नहीं था, सिर्फ वोटिंग हुई थी, एग्जिट पोल आया था। अरविंद केजरीवाल हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनका क्या बड़ा बयान आया, मुझे लगता है मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं किया। मैंने ये ट्वीट किया था, मैंने कहा मुसलमानों ने ठेका ले रखा है क्या सबकी हार जीत की जिम्मेदारी लेने का। किसी ने ये सवाल तो नहीं किया कि अमरदास सिद्धू ने मुझे वोट नहीं दिया। किसी ने ये सवाल नहीं किया कि दूसरे कौम के लोगों ने वोट, मुसलमानों को कंप्लेन कर रहे हो। और आप मुझे बताइए, आप महाराष्ट्र में बीजेपी से उम्मीद नहीं कर सकते तो बीजेपी को रूल आउट कीजिए। कौन सी पार्टी बची आपकी लिबरल में, एनसीपी, कांग्रेस। आप महाराष्ट्र की बात बताइए, कैन यू फोरसी, आप क्या देख सकते हैं अगले 15-20 साल में ये दो पार्टियां हैं, मुसलमान किसी को मुसलमान को चीफ मिनिस्टर बना सकती है? ईमानदारी से बताइएगा। आप उम्मीद कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी से कोई मुसलमान का चीफ मिनिस्टर बनेगा उत्तर प्रदेश में? आप उम्मीद कर सकते हैं कि ममता बनर्जी किसी मुसलमान को अपना जानशीन और अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे? आप उम्मीद कर सकते हैं कि लालू यादव तो अपनी जेल में है, तेजस्वी यादव किसी मुस्लिम को बनाएगा अपने खानदान के अलावा किसी को? यह है कि आप नहीं है उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में, आप नहीं है, आप इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए। आप उनके लिए वोट लाएंगे, वोट मिलेगा, वो आपको वोट लेंगे और डंके की चोट में लेंगे, बावजूद इससे उनको पता है कि आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, फिर भी आप उनके आप आगे चले जाएंगे। दो ही चीजें हो रही है यहाँ पे मेरे मौजूद बुजुर्ग दोस्तों, दो ही चीजें हो रही। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, एक पार्टी है जो आपको डराती है, उससे डरो वरना लिंचिंग होगी, वरना तुम्हारे खाने पे पाबंदी लगाएंगे, तुम शादी कैसे करोगे ये हम तय करेंगे, तुम तलाक कैसे दोगे ये हम तय करेंगे। बावजूद इसके कि तलाक का रेशियो उनके यहाँ, अबैंडन वाइफ का रेशियो उनके यहाँ, वो शख्स कह रहा है जिसने अपनी वाइफ को कभी नहीं अपनाया, लेकिन ये हो रहा है कि आपको डराया जा रहा है। और एक दूसरी जो ग्रुप ऑफ पार्टीज हैं वो उनका डर आप में बिठा रही है, मुझे लाओ वरना ये आपको तबाह कर देंगे। अब मुसलमान दलित ये जो है इनके पास ही ऑप्शन है। अच्छा, दलितों के साथ तो कम से कम एक ये था कि बेचारों ने किसी पर यकीन करके अपनी पार्टी भी बना डाली। मुसलमानों के साथ तो नहीं आया था, दलितों ने तो अपनी पार्टी भी बना डाली। लेकिन उन पार्टी से भला किसका हुआ ये बताइए, सिवाय 2, 3, 4, 5 लोगों के किसी दलित का भला हुआ? आज होता क्या है
कि जिनको क़यादत सौंपी गई, दलितों ने बेचारों ने क़यादत सौंपी कि हमारी जिंदगी समझ जाएगी, आज वही आकर के एक दूसरे को कह रहे हैं इन्होंने हमें वोट दे दिया, तो बीजेपी को वोट दे दिया। आप सोचें कि जो 4 ऊना में जिन पर अटैक हुआ, कोई एक दलित, आज 2019 की हम बात कर रहे हैं कि एक दलित को यह सोचना पड़ेगा कि वो घोड़े पे शादी करने के लायक है कि नहीं, वरना उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और उसको प्रोटेक्शन देने वाला कोई नहीं है। कितनी के नहीं, आपके मुंबई की केसेस है, दिल्ली का तो छोड़ दें, मुंबई की केसेस है कि एक शख्स को 23 साल जेल में गुजारना पड़ा और 23 साल के बाद अदालत ने कहा कि नहीं ये तो उसने कसूर कभी किया ही नहीं था। किसकी जिम्मेदारी है, किसकी वजह से रहा? आप लोगों की वजह से, हमारी वजह से वो 23 साल का शिकार था। अगर आज आपने पूरे मुल्क में, जो मैं कह रहा हूं कि आपकी कौम अब पहले जैसी नहीं रही है, तो आप लॉयर्स हैं पूरे मुल्क में, आपके कौम में, आपने क्यों नहीं कोशिश की कि इन तमाम लॉयर्स को एक अम्ब्रेला के अंदर में लाएं और कहें कि जिस दिन कोई भी एक, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, हिंदू हो, मैं जब लीडरशिप की बात कर रहा हूं, ये है लीडरशिप कि अगर एक हिंदू पे भी जुल्म होगा, इनोसेंट अगर है, तो ये लॉयर्स की जो आपकी टीम बनी होगी, व्हाट्सएप से आप कनेक्टेड होंगे, अगर बैंगलोर में है तो बैंगलोर के लॉयर को लाइए कि ये पूरी ताकत जो कोई शख्स को इंसाफ मिलना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि आप कितने पावरफुल लीडर बनेंगे सर कम्युनिटी के, तब आपकी लीडरशिप मुसलमानों की नहीं आएगी। लोग कहेंगे यार ये है, ये इस्लाम है, इस्लाम को ऐसे पेश कीजिए। आप बन गए हैं फॉलोवर, जो लीडरशिप की क्वालिटी आपने खत्म कर दी। अब मुसलमानों की, मैं पिछले साल आया था मीरा रोड में, मैंने ये बात कही थी कि मुसलमानों के 2 ही एम्बिशन है लाइफ में, बकरे की कुर्बानी का बकरा कितना एक्सपेंसिव होना चाहिए ताकि सोसाइटी में नाम पूछा रहे कि हमने बड़ा एक्सपेंसिव किया है ना, और घर में कार कितनी एक्सपेंसिव होनी चाहिए। मैं जब दिल्ली से आया तो मतलब अच्छा दीवान लंदन ये सब है ही नहीं, कार वार ये सब, इससे आपको कोई पौधा ही नहीं है वहां पे, ये बड़ा घटिया चीजें मानी जाती। तो लोग मुझे कहते लगे अच्छा बीबीसी में हो, कार कौन सी है? मैंने कहा मैं तो ऑटो में जाता हूँ। इसका मतलब बीबीसी पैसा वैसा नहीं देता, इसका मतलब ये हमने अपना मियार बना दिया है। तो आप लोगों को निकलना पड़ेगा इससे। अगर आपको वाकई कोई चॉइस है आपके पास है, देखिए लाइफ आपकी है, लाइफ मेरी है, आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी लाइफ को कैसे आप जीतें। जिम्मेदारी हटा दीजिए, जो कौन की जिम्मेदारी है वो है। देखिए जब नफरत को हमने लेजिटिमाइज किया, नफरत को हमने कानूनी शक्ल अख्तियार दे दी, तो आज वो नफरत सिर्फ मुसलमानों की जान नहीं ले रही, मुसलमानों की जान नहीं ले रही। अब कल देखिए पंजाब में तो बीजेपी की सरकार भी नहीं है, एक खालिद वीडियो देखा नहीं है, खातून को इतनी बेहतर बेरहमी से मारा जा रहा है, 4 लोग मार रहे हैं उसको, क्यों? कुछ 50,000 रुपए का मामला था। आप वीडियो नहीं देख पाएंगे वो जिस तरह से मारा जा रहा था उसको। यूपी में ही आप देखें, यूपी में ही अभी जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, एक जर्नलिस्ट है, टॉप चैनल का जर्नलिस्ट है, न्यूज 24, कौन है उसकी मालकिन? अनुराधा प्रसाद। अनुराधा प्रसाद कौन है? रविशंकर प्रसाद की बहन। अनुराधा प्रसाद का हस्बैंड कौन है? राजीव शुक्ला। उस चैनल के रिपोर्टर को पूरी रात मारा जाता है। आपने भी वीडियो देखा होगा आप लोगों ने। क्यों मारा जाता है? 1 हफ्ता पहले उसने करप्शन को हाईलाइट किया था जीआरपी का। 3 दिन पहले की खबर। मारा जाता है, पीटा जाता है, उसको लॉकअप किया जाता है। सिर्फ दिल्ली से 60-70 किलोमीटर की दूरी पर शामली मुजफ्फरनगर में एक जगह है, उसके मुंह में पेशाब किया जाता है। ये फिक्शन नहीं है। और उसका नाम क्या है? कोई सलाउद्दीन खान रिफत जावेद नहीं है, उसका नाम था अमित शर्मा। तो जो नफरत को लेजिटिमेसी हमने दे दी है, तो उसके विक्टिम अब सब हो रहे हैं। तो जब हमने ये लग गया कि अब इट्स ओके टू किल समबडी, इट्स ओके टू हेट समबडी, इट्स ओके टू रिडिक्यूल समबडी, तो फिर होंगे। तो उसमें अगर हम खामोश बैठे रहेंगे और कहेंगे यार उसके घर में आग लगी है, हमें क्या लगेगा, तो यकीन मानिए उस आग की लपेट में आप भी आएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि कौम की बात को छोड़ दीजिए, खुद अपने घर की हिफाजत के लिए अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते, गॉड के वास्ते अपनी जिम्मेदारी को समझिए। और ये जो टॉपिक है स्कोप ऑफ सोशल एक्टिविज्म के लिए, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग, वो रियलिटी है। 5 साल या 10 साल तक कहीं नहीं जा रहे हैं, अब आप इसमें लग जाइए, लगना पड़ेगा इस माँ बाप को। और बहुत स्कोप है। लोगों ने कहा जनता का रिपोर्ट तुम बीजेपी की हुकूमत में कर दो, कौन पढ़ेगा?
मैंने कहा अभी तो पढ़ेंगे मुझे, तो अभी तो पढ़ेंगे क्योंकि उनको वो खबर देने वाला ही कोई नहीं है। आप पढ़ेंगे लोग मुझे। फिर मुझे कहा अब तो तुम वापस जाओगे। मैंने कहा वापस जाऊंगा तब तो कोई यूके, लेकिन इस डर से नहीं जाऊंगा मैं। इसलिए कि मेरा मानना ये है, कॉलेज वगैरह में आप लोगों के साथ बुलिंग वगैरह होगी थी कभी, रैगिंग वगैरह हुआ था कभी? बुलिंग जिसके साथ होता है ना, बुलिंग का वाहिद इलाज यह है कि उसके सामने सीना तान करके खड़े हो जाएंगे, दूसरे दिन से आपको बुली करना छोड़ देगा। क्यों नहीं किया? मतलब डरना क्या है यार, क्या होगा? मतलब 70 साल की जिंदगी जी ले लेता है, अभी कोई रात में गोली मार देगा, कोई बात नहीं। आप कैसे करें? वोट तो हमें हिंदुत्व से मिलेगा, इसको हिंदुत्व से मिलना है वोट, तो अब हमें सॉफ्ट हिंदुत्व करना पड़ेगा। मैं अक्सर इनको कहता हूँ, जब भी इनके वीडियो से मिलता हूँ कि अगर किसी के पास ओरिजिनल शाहरुख खान, क्योंकि मैं दोमई में हूँ, वो ओरिजिनल शाहरुख खान मौजूद है, तो वो डुप्लीकेट क्यों लेगा भाई? जब हिंदुत्व में ही किसी को अगर वोट देना है तो वो बीजेपी को देगा ना, आपको क्यों देगा? तो आपने ऑल्टरनेटिव नैरेटिव तैयार नहीं किया। आपको मुझे ये भी खबर आई कि गुजरात इलेक्शन के जमाने में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम स्पोक्स पर्सन को टीवी पे भेजना बंद कर दिया। मैं एक मुस्लिम, बहुत ही खदावर मुस्लिम लीडर से मिला, जिनको आप जानते हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री संभाल चुके हैं। मैं उनसे ऐसे मिला, हम लोग चाय पे बैठे हुए थे, तो मैंने मजाकन कहा, मैंने कहा जनाब आपकी पार्टी को जरूरत है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, इलेक्शन चल रहा है, आप चाहिए। जवाब क्या था? क्या साहब आपने कह दिया, दिल खुश हो गया कि पार्टी को मेरी जरूरत है। ये मैं कुकअप नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह गवाह, ये उनके अल्फाज थे। मैं तो बड़ी बात कह रहा हूँ कि कांग्रेस को सेक्युलरिज्म से, जिस कांग्रेस से हम उम्मीद करते थे कि जब सेक्युलरिज्म और हिंदुत्व की और कम्युनिज्म की लड़ाई होगी तो कांग्रेस जैसी पार्टी सेक्युलरिज्म का झंडा लेकर के हमारी नुमाइंदगी करेगी, अब कांग्रेस को अनफॉर्चुनेटली उसी सेक्युलरिज्म में से शर्मिंदगी होने लगी है। तो आप जैसे लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, दलितों के लिए, मुस्लिम्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, बुद्धिस्ट के लिए सबसे बड़ा मसला ये हो गया है कि बीजेपी तो हमारे ही नहीं है, अब कांग्रेस भी नहीं है, और कम्युनिस्ट तो खत्म ही है, और बाकी सारी पार्टियां तो रीजनल पार्टी है, तो हम जाएं तो जाएं कहां? मैं कहता हूं कि बजाय इसके लिए पूछे कि वो लोग क्या करते हैं, हम जाए तो जाए कहां, अपने लीडर खुद बनिए। और आप ये नहीं कर सकते जब आपके पास पैसे नहीं, मुझे अच्छी तरह से पता है आप लोगों के पास, हमारे पास कितने पैसे हैं। ये नहीं कर सकते आपके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं। आप अभी बात करते हैं जमात इस्लामी एक ऑर्गेनाइजेशन, आज आप मीडिया को रोना दे रहे हैं। जमात इस्लामी ने 19 में वो कर दिया केरला में, जो आज आप कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पा रही है। जमात इस्लामी खुद नहीं कर पा रही है दूसरे स्टेट में। माध्यम में एक न्यूज पेपर है केरला का, और वो न्यूज़पेपर ऐसा बनाया कि कभी किसी ने माध्यमों को जमात इस्लामी का न्यूज़पेपर नहीं समझा। मैं जब करियर शुरू कर रहा था तो मुझे वहां से ऑफर आया कि आप हमारे लिए लिख दिया कीजिए, तो मुझे लगा जमात इस्लामी के लिए लिखूंगा यार, मतलब कैटेगराइज कर देंगे, तो मैं तो मेन स्ट्रीम का जर्नलिस्ट हूँ। तो मुझे वहां से लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ कोई नहीं देखता है जमात इस्लामी, तो बड़ा मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर है ये। तो आप 90s में तो कर सकते थे, 2019 में करने के लिए आपको किसने रोका है? आप नमाज की भी दावत दीजिए, ये मुसलमानों के कॉन्टेक्ट में होगा, आप नमाज की भी दावत दीजिए, लेकिन आप मीडिया लाइए ना, जो दलितों की, मुसलमानों की, क्रिश्चियन की, जो भी दबे कुचले सोसाइटी है, हिंदू है, जो भी है, अपर क्लास हिंदू भी दबे कुचले हैं, उनकी आवाज आप बनिए ना। आप नया अर्नब गोस्वामी अपने यहाँ से खड़ा कीजिए ना, और ऐसा खड़ा कीजिए कि लोग आज ही आ जाए। मैंने मियां रोड ने कहा था कि इसमें कोई करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है। मैंने कहा आप न्यूज़पेपर के लिए कितना 200-300 रुपया देते हैं? मैंने कहा हमने जनता का रिपोर्टर को तो बिल्कुल आउट ऑफ नथिंग में इतना बड़ा ब्रांड कर दिया। आप अगर हर एक आदमी अपने ऊपर ठान ले, 10,000 आदमी या 1,000 आदमी ये ठान ले कि 200-300 रुपया न्यूज़पेपर में देने के बजाय हम जनता का रिपोर्टर को देंगे, कितने हो गए? 3 लाख रुपए हो गए। आपके 10 रिपोर्टर तैयार हो जाएंगे 3 लाख रुपए में, और वो 10 रिपोर्टर आपकी बैक एंड कॉल पे होंगे, क्योंकि अब ब्रांड हमारा इतना खतरनाक हो चुका है, लोगों को डर लगा जनता के रिपोर्टर भी क्या करते हैं। तो जब भी कोई हो रहा होगा, अब तो हम कर नहीं पाते क्योंकि हमारे पास रिपोर्टर नहीं, कल तो किसी शख्स पे जुल्म हो रहा होगा, न सिर्फ हम वो रिपोर्ट को कवर करेंगे, हमारे पास इतने रिसोर्सेज होंगे कि हम वहां पे भेजेंगे भी, जाओ वहां पे और सच्चाई का, वहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया और टाइम्स नाउ और रिपब्लिक को यकीन नहीं है, हमारे रिपोर्टर वहां से जाकर रिपोर्ट करेगा। 10 स्टेट में आपके रिपोर्टर होंगे। आप समझ रहे हैं कि क्या पावर होगा? ये तो मैं सिर्फ 1,000 लोगों की बात कर रहा हूँ और सिर्फ 200-300 रुपए की बात कर रहा हूँ।
लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। बकरे का गोश्त खाना कुर्बानी में, लोगों की वाहवाही लेना, जैकवार चल लेना, अगर ये आपका प्रायोरिटी है तो गुड लक टू यू। मैं आपको अपने तजुर्बे की बिना पर कह रहा हूं, मैं दुनिया की कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो मैंने नहीं चलाई है, लेकिन बाखुदा मुझे कोई शौक नहीं है चलाने का। मुझे आज अगर मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी गाड़ी की, मैं गाड़ी मैं नहीं रखूंगा, बिकॉज ये बहुत शैलो मेंटालिटी की निशानी है। जब आप अपने कपड़े में अपने स्मार्टनेस को भूलें, होना तो ये चाहिए कि जब आप जबान खोले तो लोग आपके कायल हो जाएंगे, अरे यार क्या शख्स है, आपके कपड़े, आपके परफ्यूम, इसकी वजह से लोग कायल अगर होते हैं तो आपसे बड़ा शैलो इंसान कोई नहीं है। और खुश होने के बजाय आपको इसके लिए लम्हा फिक्र होना चाहिए। सॉरी मैं बड़ी तक बात करता हूं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। अगर डॉक्टर ये सोच करके अपने बेटे के जख्म का ऑपरेशन नहीं करे कि मेरे बेटे को तकलीफ होगी, तो बेटे की क्या हालत होगी बताइए? जिंदा रहेगा मरेगा? तो वो अपने बेटे के लिए हक में बात कर रहा है या उसका तो सबसे बड़ा दुश्मन हो रहा है? श्योर कि मैं उम्र में आप लोगों से बहुत कम हूं, लेकिन मुझे लगा कि टाइम इज राइट टू टेल यू व्हाट इज राइट राइट नाउ। मैं आपको वो नहीं कहूंगा कि भेड़ चढ़ना, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, वो आप तबाह हो जाएंगे उसमें। आपको अभी नफरत का इलाज ये है कि रीच आउट टू पीपल, नॉट जस्ट इन योर कम्युनिटी, आउटसाइड द कम्युनिटी। और प्यार की ताकत आप अंदाजा नहीं कर सकते जनाब। आज तो लोग तरस रहे हैं, मुसलमानों में नहीं, हिंदुओं में भी लोग भूल गए प्यार क्या होता है। राहुल गांधी का इंटरव्यू करके मैं गोरखपुर से, मैं इसके बाद खत्म करूंगा अगर टाइम है मेरे पास अभी। राहुल गांधी का इंटरव्यू करके मैं गोरखपुर से वापस आ रहा था, तो एयर इंडिया की फ्लाइट थी, तो मैंने फ्लाइट 3 बजे की बुक की थी कि 2 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली, इफ्तार के वक्त होटल से घर पहुंच जाएंगे, रोजा रखा हुआ था मैंने। तो कम वक्त फ्लाइट देर हो गई, डिले हो गई 2.5 घंटे। अब ना मेरे पास इफ्तार का बंदोबस्त ना कुछ, फ्लाइट हो गई। तो वैसे भी एयर इंडिया की जो एयर होस्टेसेस है बड़ी मशहूर है अपनी बदमिजाजी के लिए और बिजनेस के लिए। तो जब इफ्तार का वक्त हुआ तो मैं डरते डरते गया, मैंने कहा कि हैव अ बॉटल ऑफ वाटर, एक बोतल पानी चाहिए, तो मैं छोटा सा बोतल उससे दिया। मैंने कहा है कि आप एक बोतल से जाओ, मैंने कहा है सेकेंड बॉटल ऑफ वाटर, ऐसी मतलब बड़ी रिक्वेस्ट करते हुए। और मैंने कहा कि मैं रोजा रख रहा हूँ। वो लड़की थी फास्टिंग, आप अपनी सीट से क्यों चल कर आए यहाँ पे अगर आप रोजा रखे हुए थे? उसको मेरा चंद कदम चलना उसको नागवार गुजरा के रोजेदार को उसने चलने कैसे दिया? उससे कहा वापस जाइए। मैं बैठा वहां पे बैठ करके अपना इंतजाम करा के दुआ हुआ जो मैं मांगता हूँ मांग रहा था। देखा खातून पहुंचती है, एक और बोतल ऑफ वाटर और 2 सैंडविचेस। उसने कहा अगर और भी जरूरत हो तो हिचकिचाइएगा मत। उस लड़की का नाम मंजुला शर्मा था, मंजुला अरोड़ा। बात हो गई, चली गई। 2 दिन के बाद एक दोस्त के यहाँ इफ्तार पार्टी थी, तो मेरा एक दोस्त है पायलट है, बहुत सीनियर पायलट है, बड़ी एयरलाइंस के नाम नहीं लूंगा। तो मैंने उनको कहा कि खान साहब ये देखिए ऐसे ये हुआ था, मुझे ट्वीट करना उस लड़की की फोटो तो नहीं दिया, नाम पता है, मुझे उसकी तारीफ करनी है। आज के माहौल में हम क्रिटिसाइज को बहुत जल्दी कर देते हैं, तारीफ नहीं करते हैं। और अगर हम तारीफ करेंगे तो क्या पता उसको भी थोड़ी सी हिम्मत होगी, दूसरे ऑडियो में लगाएगा तारीफ तो हम भी ऐसा करेंगे फ्यूचर में। मुझे तब तक ये पता नहीं था कि इसका रिएक्शन क्या है। मैंने अपने दोस्त के बैठे हैं, आप ट्विटर पे देखिएगा, ये इंडिया के तमाम अखबार ने इसको चलाया था। हाँ, मैंने ट्वीट कर दिया तो, और उसके बाद इफ्तार पार्टी में हम लोग मशहूर हो गए, डिनर हुआ, तरावी फिर वही काफी मजाक लग गए। होते हर अखबार से मुझे फोन आ रहा है, हाँ रिएक्शन चाहिए, रिएक्शन। मैंने कहा क्या हो गया? जब वाइफ खोल रही है तो कोई एक ऐसा अखबार नहीं, इंडियन एक्सप्रेस से लेकर के इंडिया टुडे, मलयालम, बंगाली, हिंदी, हर अखबार से। उसके बाद ब्रूट इंडिया एक है, वीडियो बनाता है, बड़ा वायरल वीडियो बनाता है, ब्रूट इंडिया BRUT। उसका रिपोर्टर मुझे पता चला, मेरे फेसबुक को फॉलो करता था, उसने कहा सर मुझे एक बाइक दे दीजिए। मैंने बाइक दे दिया, मैंने कहा छोटा सा बच्चा है, उसकी भी थोड़ी सी हिम्मत हो जाएगी। मैंने रिकॉर्ड रोजे की हालत में रिकॉर्ड करके भेज दी। वो वीडियो भी देखिएगा, तकरीबन 2 मिलियन व्यूज हो चुका है उस वीडियो में। तो पता ये चला कि प्यार की ताकत इतनी है कि नफरत उसके सामने में कुछ भी नहीं है। उस लड़की का मुझे मैसेज आया मंजुला का, वो अभी इंस्टाग्राम पे फॉलो करती है मुझे, कहती है सर 25 साल से इस कंपनी में हूँ,
मतलब सीईओ तो दूर की बात, किसी सीनियर मैनेजर का फोन नहीं आया। आज मुझे आपकी वजह से मुझे सीईओ का फोन आया है। फिर उसमें मैगजीन, अभी जून के एडिशन में आप लोग अगर ट्रैवल करेंगे एयर इंडिया में तो मैगजीन में उसकी तस्वीर छपी जाएगी, पूरी कहानी छपी है उसमें। आप ऐसे बदलिए ना, क्यों नहीं बदलते आप लोग ऐसे? हर कभी ट्रेन एक्सीडेंट होता, आरएसएस वाले तो अपनी खाकी चड्डी में होते, आप लोग हैं कभी? हम सब के कुछ लोग क्या होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर तरीके से कीजिए। तो सोशलिज्म, सोशल एक्टिविज्म की बात हो रही है, दिस इज सोशल एक्टिविज्म। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं हमारे इलाके में जो हर दूसरे हफ्ते पे फ्री मेडिकल कैंप चलाते हैं, 50,000 60,000 अपने पॉकेट से दे करके, सिर्फ इस वजह से कि पॉजिटिव इमेज जाएगी, क्योंकि उसमें ज्यादा मुसलमान आएंगे लेकिन बाकी सारे नॉन मुस्लिम आएंगे, लेकिन कम से कम ये तो जाएगा कि भाई देखो मुसलमान ये भी करते हैं। फिर कुछ हमारे साथी जिनको पता नहीं है कि वो फ्री खाना बांटना शुरू किया। एक बंदे को कहते हैं कि इतना पैसा मैं दूंगा, इतने पैसे तक जितने लोग फ्री खा सके रोजाना खिलाओ। हो रहा है काम, लेकिन मैं इससे भी आगे लेवल की आपको बात कर रहा हूं। मैं आपको अब क़यादत देने की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप लोग लीडर बनिए। भूल जाइए कि ओवैसी क्या करते हैं, केजरीवाल क्या करते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं। वो आते हैं आपके पास वोट मांगते हैं, आपको अपनी रिश्तेदार तकलीफ करते हैं, आप मांग लेते हैं, क्या करते हैं? आप मांग करके देते हैं। आप अपने लीडर खुद बनिए। मैं बस यही छोटी सी बात कहूंगा। थैंक यू वेरी मच।